Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. So students, this is chapter 6th, part 5th. So here we are going to discuss about the African continent and how the relation of India is with the African countries. In 50s and early 60s, India focused on support for anti-colonial and national liberation struggles and the question of Indian diaspora in Africa. India supported the fight against apartheid, also provided financial and material aid to liberation struggles in Africa through multilateral agencies. The Action for Resisting Invasion, Colonialism, Apartheid Fund, Africa Fund created a non-aligned summit. Harar also helped African countries. 90s 1950s और 60s में अफ्रीका का इंडिपेंडेंट करीब आ रहा था. अफ्रीका इंडिया के काफ़ी सालों के बाद इंडिपेंडेंट हुआ है. यानी जो अफ्रीकन लीडर्स थे उन्होंने इंडियन लीडर्स को एज एन अपना इंस्पिरेशन रखा था उस टाइम पे. ठीक है, इंडिया ने जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था तो 50s और 60s में इंडिया ने फोकस किया कि वो एंटी कॉलोनियल और नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स जो हो रही हैं उनको सपोर्ट करें. और एक और सवाल उठ रहा था उस टाइम पे, इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका. ये कोई हार्ड टर्म नहीं है स्टूडेंट्स. इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका यानी जो इंडियंस थे जब वो प्री ब्रिटिश के टाइम या बोल सकते हैं ब्रिटिश के टाइम पे जब वो अफ्रीका माइग्रेट हुए थे, अफ्रीका साउथ अफ्रीका, तो ये है इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका. इसे हम कहते हैं इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका. इंडिया सपोर्टेड द फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड. व्हाट डू यू मीन बाय अपार्थाइड? अपार्थाइड यानी किसी भी तरीके का सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. रेस के बेस पे जब सेग्रीगेशन होता है, जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसे कहते हैं अपार्थाइड. ऑल्सो प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड मटेरियल एड. इंडिया ने फाइनेंशियल मटेरियल एड प्रोवाइड किया जो स्ट्रगल्स थे अफ्रीका में उनको थ्रू मल्टीलेटरल एजेंसीज. जो भी इंडिया की मल्टीलेटरल एजेंसीज थी उनकी हेल्प के वजह से इंडिया ने अफ्रीका की हेल्प की ताकि कॉलोनलिज्म से अफ्रीका को भी जल्द से जल्द रिलीज हो अफ्रीका. अपार्थाइड फंड अफ्रीका को दिया गया और नॉन अलाइंड समिट क्रिएट करी गई अफ्रीकन कंट्रीज को हेल्प करने के लिए. देयर आर सेवरल इश्यूज एंड अपॉर्चुनिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज रिलेशन विद अफ्रीका. काफ़ी इश्यूज भी हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं अगर हम इंडिया का रिलेशन पढ़ें ऑफ अफ्रीका के साथ. सो फर्स्ट है इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर. 1997 टाइम वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा था. ठीक है, बायपोलैरिटी थी, मल्टीपोलैरिटी थी, कोल्ड वॉर खत्म हुआ और मल्टीपोलैरिटी आई, रीजनलिज्म वाला प्रोसेस आया, ग्लोबलाइजेशन आ रहा था. काफ़ी तेज़ी से जो है वो बदलाव देखे जा रहे थे 1990s के टाइम. वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा था. डिमांड्स फॉर एनर्जी सिक्योरिटी हैव टू कम डोमिनेट द वर्ल्ड टुडे. Currently, about 24% of the Indian crude oil imports are sourced from African continent. 24% of the crude oil जो आता है वो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आता है इंडिया के पास. ठीक है, इंडियन ऑयल कंपनीज आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन एसेट्स इन द रीजन. इंडियन ऑयल कंपनीज जो है हमारी ये गवर्नमेंट कंपनी है ONGC, जिसके बारे में हमने पढ़ा था अपने थर्ड चैप्टर में, काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा था. अगर आपको फिर से उसकी डिटेल जाननी है, गो बैक टू द वीडियो एंड रिवाइज इट. OVL has invested in Sudan, Egypt. ONGC Mittal Energy Ltd has sought ties with Nigeria. Reliance जो एक प्राइवेट कंपनी है, negotiating with Nigeria, Angola, Chad, Cameroon and Congo. इंडियन टेरिटरी हैज़ नाउ स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट इन अफ्रीका. अब प्रेजेंट टाइम्स की हम बात करें तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने अफ्रीका में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया है. इंडियन इंडस्ट्रीज लाइकली टू ऑफर टेक्नोलॉजिकल एंड मटेरियल सर्विसेज टू द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जैसे अपना साउथ ईस्ट एशिया जो है वहाँ पे चाइना रूल करता है. ठीक है, चाइना क्या करता है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्रीज है. ठीक है, पाकिस्तान को चाइना हेल्प करता है टेक्नोलॉजिकल और मटेरियल सर्विसेज देने में, उनके वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है. चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर हमने पढ़ा है, वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस जमा लेते हैं. ठीक है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर रहा है, वहाँ पे अपना बिल्कुल ही रॉब नहीं जमाता है, बट इंडिया वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि वो एक डेवलपिंग कंट्री है. तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आगे काफ़ी क्रिएट होने वाली, वहाँ कॉम्पिटिशन अभी कम है, तो इंडिया वहाँ पे अपनी जगह बना रहा है. The third concern is that of the Indian diaspora in Africa, which is approximately 2 million people in Eastern and Southern Africa, which are also now considered as an asset by the Indian government. Indian diaspora student जो माइग्रेशन है इंडियंस का अफ्रीका में पहले के टाइम से लेके अब तक, वो है 2 मिलियन पीपल ईस्ट और सदर्न अफ्रीका को मिला के. तो इसको इंडियन गवर्नमेंट जो है एक एज एन एसेट कंसिडर करती है, ना कि एज एन लाइबिलिटी. फोर्थ कंसर्न ये है हमारा कि पीस और सिक्योरिटी इंडियन ओशियन एरिया में होनी चाहिए. ठीक है, देयर इज अ कंसर्न अबाउट पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ओशियन एरिया. कंट्रीज फ्रॉम सोमालिया टू साउथ अफ्रीका फॉल अंडर द इंडियन मराइन टाइम स्ट्रेटेजिक perspective. The increasing cases of piracy of Somalian in waters as also the problem of terrorism has made the region sensitive of Indian concern. India continues to be one of the destination for military training in the defense establishment, including National Defense Academy in Pune, where the main building of Sudan block is a symbol of cooperation between Sudan and India. And ये जो है पुणे में
वहाँ की एक बिल्डिंग जो है, एजुकेशनल बिल्डिंग या ट्रेनिंग बिल्डिंग जिसे हम कहें, उसका नाम है सूडान ब्लॉक। तो ये सारी चीज़ें एक सिंबल बनती हैं ताकि हमारे बीच में कॉरपोरेशन रहे, इंडिया और सूडान के बीच में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन देहरादून एंड द स्टाफ कॉलेज एट वेलिंगटन। तो ये हमने पढ़ लिए कि क्या क्या कंसर्न्स हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इंडिया की, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की। ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं अपने इंडियन ओशियन रीजन पे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये हमारा इंडिया है, और ये जो इंडिया के नीचे वाला पार्ट है, ये जो ओशियन रीजन आता है यहाँ से, हमारा वेस्ट से, ईस्ट से, नीचे साउथ से, इसे मिला के हम कहेंगे इंडियन ओशियन रीजन। इंडियन ओशियन रीजन काफ़ी फैला हुआ है, क्योंकि नीचे श्रीलंका है, मालदीव्स है, और इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, फिर हमारा मिडल ईस्ट आ जाता है। तो ये सारे जगह पे इंडियन ओशन हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है। इंडियन ओशन रीजन इसलिए एक काफ़ी मेजर लोकेशन है जहाँ पे इंडिया की डोमिनेंस है। इंडियन ओशन रीजन इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड द मोस्ट क्रिटिकल मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड क्रिटिकल, यानी यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, यहाँ पे काफ़ी मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन होता है, विच लिंक्स टू द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट 100,000 ships a year pass through these waters, carrying about half of the world's container shipment, 1/3 of the world's bulk cargo traffic, 2/3 of the oil shipment। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे इंडियन ओशन रीजन में, और इस वजह से ये जो रीजन है हमारा, वो बहुत क्रिटिकल रीजन है, और इस पे ध्यान देना, इसकी सिक्योरिटी पे, इसकी पीस पे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए। The economies of many of the littoral countries depend heavily on the ports, the shipping, and most importantly, the vast natural resources that enrich these waters with an abundance of maritime. The Indian coastline present both an opportunity and a challenge to India. India coastline जो भी है हमारा, जो ओशन रीजन है, उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी काफ़ी चैलेंजेस के साथ हैं। तो आइए देखते हैं। Its foreign and security perspective, India has an extensive coastline of about 7,500 kilometers and has several hundred islands. काफ़ी island है वहाँ पे। लक्षद्वीप in the west, Andaman Nicobar Island in the east. India's southmost tip is just about 90 nautical miles from Indonesia, यानी इंडोनेशिया के हम काफ़ी करीब हैं। इट्स एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज 2.4 मिलियन स्क्वायर मीटर। जो इंडियन ओशन का इकोनॉमिक जोन है वो है 2.4 मिलियन स्क्वायर मीटर, एंड 90% ऑफ आर ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड ऑलमोस्ट ऑफ आर ऑयल इंपोर्ट्स कम थ्रू द सी। ये सारी जो भी ट्रेड होती है, जो भी ऑयल इंपोर्ट्स है मेजरली, वो हमारे सी के द्वारा ही होते हैं। तो इसलिए ये एक चैलेंजिंग भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। It is an opportunity for the enormous ocean wealth that is offered in terms of fishery, minerals, oil, etc. अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो फिशरी, मिनरल्स और ऑयल जैसी चीज़ें से हमें अपॉर्चुनिटी है, लेकिन चैलेंजेस की अगर बात करें तो इंडिया की बॉर्डर फ्री एंट्री है एंड एग्जिट है फॉर अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ दैट मे बी डेरिमेंटल ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। तो ये एक चैलेंज है हमारा, क्योंकि हमारी जो बॉर्डर है वो फ्री है, ये सारी चीज़ों के लिए ओपन है, और काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं जो हमारे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज है। इंडियाज नेवी फर्स्ट मैरीटाइम विजन वाज एक्सप्रेस इन द नेवल प्लान्स पेपर ऑफ 1948। 1948 में फर्स्ट टाइम इंडिया का मैरीटाइम नेवल प्लान डिस्कस किया गया था। ड्यूरिंग द 1965 इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, जब लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुई थी ऑन द इशू ऑफ कश्मीर, द रोल ऑफ द नेवी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड रूट्स। और इसलिए उस टाइम पे जो नेवी का रोल था उस रीजन में वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, ताकि हमारी ट्रेड्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहें। इट वॉज ओनली इन 1971, इंदिरा गांधी के टाइम पे जब कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, नेवी ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। इंडिया नेवी मैरीटाइम स्ट्रैटेजी टुडे स्पीक्स अबाउट नीड टू प्रोजेक्ट एज अ मींस ऑफ सपोर्टिंग फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। The Indian government sought to harness India's 7,500 kilometer long coastline and 14,500 kilometer potentially navigable waterways and strategic location on key international maritime trade routes through the Sagarmala program, which aimed to promote port-led development in India. Waterway को हम नेविगेट कर सकते हैं, और स्ट्रैटेजिक लोकेशन के लिए, इंटरनेशनल मैरीटाइम की ट्रेड रूट्स के लिए हमने सगरमाला प्रोग्राम के द्वारा एम किया है कि हम पोर्ट का अपने डेवलपमेंट करेंगे इंडिया में। टू प्रोग्राम्स, भारतमाला एंड सगरमाला, आर कंपेटेबल। द भारतमाला प्रोजेक्ट इज मोर कम्प्रिहेंसिव एंड रोड कनेक्टिविटी प्लान है ये, और सगरमाला जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स है पोर्ट्स और रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये दोनों एक कंपेटेबल प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैड इवॉल्व्ड 3 पिलर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। 3 पिलर हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कोल्ड वॉर के पीरियड से। नॉन अलाइनमेंट इन द इंटरनेशनल रिलेशन, नॉन अलाइनमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑटोनॉमी इन डोमेस्टिक अफेयर्स, यानी हमारी ऑटोनॉमी, जो हमारी पावर है, उसको प्रिजर्व करना है हमें अपने डोमेस्टिक अफेयर्स में, एंड सॉलिडेटरी अमंग डेवलपिंग नेशन।
This world view changed after 1991. Indian economy opened up under the economic liberalization. ये सारी चीज़ जो थी, ये क्योंकि हम एक कॉलोनी थे ब्रिटिश के टाइम पे, तो एक फियर था कि हमें किसी का इंटरवेंशन नहीं चाहिए. बट 1991 के टाइम पे जब LPG रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुआ हमारे कंट्री में, उस टाइम से ये सारी चीज़ें चेंज होने लगी, हमारी इकोनॉमी ओपन अप होने लगी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, इंडिया डेवलप करना स्टार्ट किया, डिफरेंट रिलेशन विद डिफरेंट पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा इंडिया यूज्ड टू बी कंसिडर अ पुअर डेवलपिंग कंट्री. कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया को कंसिडर किया जाता था एज अ पुअर डेवलपिंग कंट्री. अब जो पोस्ट 1990s अगर हम देखें, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर इन द वर्ल्ड. इट इज नाउ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन वर्ल्ड अफेयर. इंडिया का वर्ल्ड अफेयर में एक्टिव पार्टिसिपेशन भी देखा जाता है. सो स्टूडेंट्स, इंडियन ओशियन ये रहा हमारा, ये उल्टा है. अगर आप अपना फोन उल्टा करें तो आपको समझ में आएगा, ये इंडिया का नॉर्थ है और ये इंडिया का साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी, ये है मालदीव्स. ठीक है, यहाँ है श्रीलंका, और ये है पूरा हमारा इंडियन ओशियन रीजन. समझे आप, ये हमारा इंडियन ओशियन रीजन है. यहाँ पे इंडोनेशिया है, यहाँ पे मलेशिया है, यहाँ पे फिलिपाइंस है, ये सारी के साथ जितनी कंट्रीज हैं, यहाँ पे म्यांमार है, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट है, इन सब के साथ हम अपना कोस्ट लाइन शेयर करते हैं. इसलिए इंडियन ओशियन रीजन जो है वो हमारे इंडियन पॉलिसी में बहुत ही कंसर्न वाली चीज़ है. आई होप स्टूडेंट, अफ्रीका के साथ जो हमारे रिलेशन रहे हैं और आज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस हैं आपको अंडरस्टैंडेबल है, और इंडियन ओशियन रीजन भी आपको क्लियर है. इसी के साथ आपका 6th चैप्टर कंप्लीट होता है.